हेलो फ्रेंड्स, ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर में पीछे की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। अब फिर क्लासिफिकेशन पढ़ने चल रहे हैं, बट इस बार हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन बिटवीन आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को जोड़ने किस तरीके से जोड़ेंगे, उन तरीकों के आधार पर हम जनरेटर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये लिख दिया है श्रेणी जनित्र, समानांतर जनित्र और यौगिक जनित्र। यौगिक जनित्र को बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। श्रेणी जनित्र का मतलब ऐसा जनरेटर हुआ जिसमें आर्मेचर और फील्ड दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। जैसे सपोज दैट ये आपका हो गया एक जनरेटर का आर्मेचर। यहाँ पर इसका जो समतुल्य डायग्राम या फेजर डायग्राम दिखाया जाता है वो इस तरह से होता है। ये ए लिया जाता है, ये इसको कार्बन ब्रश माना जाता है जो कि कम्यूटेटर पर लगता है, लेकिन यहाँ आर्मेचर पर ही दिखाया जाता है। इसके बाद आपके पास और क्या रहती है, फील्ड रहती है, फील्ड वाइंडिंग। ये आर्मेचर की सप्लाई हो गई, निकल गई। अब फील्ड वाइंडिंग देखिए, यहाँ पर हमने एक फील्ड वाइंडिंग दे दिया ऐसे, ये फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर से जोड़ने का जो क्रम है, अगर आप आर्मेचर से भी दो तार निकले होंगे जो कि कहाँ गए होंगे, टर्मिनल बॉक्स पे। फील्ड से भी दो तार निकले होंगे जो कि कहाँ जाएंगे, टर्मिनल बॉक्स पे। पिछली क्लास में पूरा डिटेल बता चुके हैं। तो अब टर्मिनल बॉक्स पे आपको ये भी बताया था सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम में यही होता है कि आर्मेचर में जो सप्लाई शुरुआत में रेजिडुअल मैग्नेट के कारण जो थोड़ा कुछ वोल्टेज पैदा होता है, वह थोड़ा कुछ वोल्टेज जो है फील्ड में ही जाता है, पहले लोड को नहीं जाता है। तो फील्ड में जाएगा तो फील्ड एक्साइट होती है, तो फील्ड में जाएगा। लेकिन जब फील्ड को आर्मेचर से जोड़ोगे तब ना, अब जोड़ोगे कैसे, जोड़ने का मेथड, अगर पैरेलल में जोड़ते हो, पैरेलल में जोड़ने का मतलब ऐसे ऐसे जोड़ सकता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे भी तो जोड़ सकते हो आप। इसके बाद आप लोड को भी यहीं से आप एक तार निकाल दो, एक लूप लोड को भी दे दो, ठीक है। यहाँ जंक्शन पॉइंट हो गया, यहाँ से आप यहाँ से फील्ड को आ गया और यहीं से इधर को आप दे दीजिए लोड साइड, ठीक है। लेकिन लोड को शुरू में वोल्टेज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर लोड का रेजिस्टेंस फील्ड के रेजिस्टेंस से कम होगा तो सारा करंट जो शुरुआत में जब जनरेटर घूमना शुरू करेगा तो जो भी विद्युत वहां पर पैदा होगा लोड की तरफ भाग जाएगा, तो फील्ड एनर्जाइज नहीं होगा। इसलिए जनरेटर को लोड से तब तक कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि फील्ड जो है फुल एनर्जाइज ना हो जाए, अर्थात जनरेटर पूर्ण विद्युत वाहक बल ना बनाने लगे। अच्छा, ये तो हमने आर्मेचर के साथ फील्ड को देखिए पैरेलल में जोड़ दिया भाई, इसके दोनों तारों से इसके दोनों तारों को इस तरह से जोड़ दिया, तो ये हो गया फील्ड पैरेलल कनेक्शन। माने ऐसे जनरेटर को हम बोलेंगे समांतर जनरेटर। अब चलिए इसी को और थोड़ा चेंज कर दीजिए, सीरीज बना दीजिए। लीजिए, हमने मिटा दिया इसको, ये मिटा दिए, ये सब लोड सब मिटा दिए, सारी चीजें मिटा दी। अब हमारे पास फिर वही है, आर्मेचर के दो तार और फील्ड के दो तार। अब क्या करिए, इसको आप सीरीज जनरेटर बना दीजिए। सीरीज जनरेटर बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, आर्मेचर का सप्लाई मान लीजिए इधर से प्लस निकला है ऐसे, तो इसको इससे जोड़ दीजिए। अब ये जो पॉइंट है, ये सिरा और ये सिरा कहाँ चला जाएगा, लोड की तरफ। लोड सीरीज हो गया ना, आर्मेचर का ये सिरा आया सीधे फील्ड में, फील्ड से होते हुए लोड। अब लोड के माध्यम से सर्किट पूर्ण होगा सीरीज जनरेटर में, ये ध्यान देने की बात है। जब तक लोड नहीं लगेगा, आप यहाँ पर कोई लोड वगैरह लगाइए, कोई भी लोड लगा दीजिए, तो उस लोड के माध्यम से सर्किट पूर्ण होगा। तो ये हो गया सीरीज जनरेटर। अच्छा, अब इसी को अगर कंपाउंड करना हो तो कंपाउंड में क्या करना होता है, आपको सीरीज और समानांतर दोनों चीजें जोड़नी पड़ती हैं। तो चलिए कंपाउंड को देखते हैं। तो चलिए देखिए, जो है
कंपाउंड बनाए या यौगिक जनरेटर बनाना हो तो यौगिक में बताया गया है कि सीरीज भी रहेगा और शंट भी रहेगा, तभी तो यौगिक होगा। यौगिक मतलब मिश्रण, दो चीजों का मिश्रण, तो सीरीज भी होगा और शंट भी होगा। तो सीरीज तो ऑलरेडी है ही, इसी में अगर आप शंट वाइंडिंग लगा दीजिए, एक वाइंडिंग और जोड़ दीजिए तो वो कंपाउंड हो जाएगा। एक वाइंडिंग और कैसे जोड़ेंगे, उसको पैरेलल में आपको जोड़ना है, किसके, आर्मेचर के पैरेलल में। तो आर्मेचर के साथ सीरीज वाइंडिंग तो ये हो ही गई। इसको आप लिख सकते हैं एफ या सी, मतलब एसी मतलब सीरीज फील्ड, और एक वाइंडिंग और लीजिए आप जो है यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए। चलिए ऐसे जोड़ दिए हमने। चाहिए इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फिगर दिखाने के लिए आप इसको यहाँ दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, इधर से इस जॉइंट से दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, आर्मेचर के पैरेलल में ये वाइंडिंग हो गई और ये वाली वाइंडिंग देखिए अच्छे से, यहीं से ले लिए हमने लूप। ये तो ये वाइंडिंग आर्मेचर के, देखिए आर्मेचर के इस वाले सिरे से ये जुड़ गया, इस वाले सिरे से ये जुड़ गया, तो ये वाइंडिंग पैरेलल हो गई। इसको हम बोलेंगे एफ या सी एच, सन फील्ड वाइंडिंग, और ये वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसको दूसरा फिगर भी मैं अच्छे से बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये आर्मेचर ले लिया आपने और इधर से ये कार्बन ब्रश लगा दिया और ये सीरीज फील्ड ले लिया, ठीक है। इसको हमने दे दिया एफ या सी। दूसरा एक शंट फील्ड लगा देंगे इस तरह से, शंट फील्ड को ऐसे आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दीजिए, ये चला जाएगा नीचे लोड को, ये चला जाएगा लोड को। मुझे लग रहा है कि ये फिगर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर से दो तार निकले थे, एक तार ये एक तार ये, तो इस वाली तार से एक सीरीज फील्ड भी जुड़ी है जो कि सीधे लोड से कनेक्ट है, और यहाँ से एक लूप उठा करके आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दिया गया। चीज वही है, यहाँ भी वही किया गया है, यहाँ भी वही किया गया। जो फिगर इजी लगे वो फिगर कर लीजिए आप, कोई समस्या का विषय नहीं है। तो इस तरह से सीरीज शंट और कंपाउंड बनेंगे। अब एक एक जनरेटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम अब सीरीज जनरेटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज जनरेटर, श्रेणी जनित्र या सीरीज जनरेटर क्या क्या लिखा गया है, इस पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद देखिए सीरीज जनरेटर का फिगर कैसे बनाएंगे वो फिगर देख लीजिए। सिंपल सा आप जो है एक इस तरह से आर्मेचर लीजिए और यहाँ पर ए दिखा दीजिए, इधर आप क्या दिखा देंगे, कार्बन ब्रशेज। फिर जो है इस तरह से सीरीज फील्ड ये लगा दीजिए जो कि आर्मेचर के श्रेणी में है। एकदम सिंपल फिगर, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और ये जो इधर से आप दे दीजिए, इधर से आप ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए लोड, ये आपका लोड हो गया। और ये हो गया सीरीज फील्ड है तो यह फार फील्ड हो गया, क्योंकि सीरीज फील्ड है तो यहीं पर एस सी लिख दीजिए, एफ एस सी। और आर्मेचर हो गया। अब यहाँ जो जो हम लिखे हैं वो समझिए। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित रहते हैं। आर्मेचर, फील्ड और लोड तीनों सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। कौन सा, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड, ये तीनों श्रेणी क्रम में रहते हैं। ये नोटेबल पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अगला आप फिगर में देख ही रहे हैं, तीनों श्रेणी में है। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की, ये फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की कम लपेट वाली बनाई जाती है। मोटे तार की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप देखिए डायरेक्ट लोड से कनेक्ट है। यहाँ कोई लोड आप लगा दीजिए जनरेटर से। चलिए हम एक बल्ब लगा देते हैं, सिंपली आपको समझाने के लिए एक बल्ब लगा दिए ऐसे, ये लोड से कनेक्ट हो गया बल्ब। अब जो है बल्ब जब तक आपका, यहाँ हम लैंप लिख दे रहे हैं, अब लैंप अगर जुड़ा है तब तो परिपथ पूर्ण होगा, अदरवाइज इसका परिपथ पूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ जो लोड लगा है, लोड जितना ज्यादा करंट लेगा, जितना ज्यादा करंट लेगा वही उतना करंट इस सीरीज फील्ड में भी चलेगा।
आपको पता है कि आर्मेचर सीरीज फील्ड और लोड श्रेणी में है। लोड अगर मान लीजिए हैवी लोड लगा दिया आपने, हैवी लोड लग गया तो क्या करेगा, वो ज्यादा करंट खींचेगा। ज्यादा करंट खींचेगा तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी ज्यादा होगा। यहाँ से आप धारा दिखा दीजिए, करंट आई ऐसे चल रही है। अब ज्यादा करंट आई ऐसे आ रही है, लोड से होते हुए ऐसे परिपथ पूर्ण हो रहा है। तो ज्यादा करंट, हैवी लोड लगेगा तो ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा करंट लेगा तो यह फील्ड वाइंडिंग ज्यादा करंट सह भी तो सके, इसलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार का बनाया जाता है। अगर फील्ड वाइंडिंग वही पतले तार की होगी तो पतले तार में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट ड्रॉप होने लगेगा। एक पॉइंट ये हो जाएगा, करंट ड्रॉप होने लगेगा। दूसरी चीज जो है कि पतला तार में ज्यादा करंट सह नहीं पाएगा, पतले तार में ज्यादा करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। तो क्योंकि ये वाइंडिंग सीधे सीधे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो लोड में जितना आपको ये पता होगा, श्रेणी में करंट सेम चलती है। जो लोड में करंट चलेगी वही उसके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और एलिमेंट में चलेगी। तो आर्मेचर में जो करंट होगी वही फील्ड में होगी, वही लोड में होगी। अगर लोड ज्यादा करंट मांगेगा तो आर्मेचर ज्यादा करंट देगा और वह ज्यादा करंट इसी फील्ड से होते हुए ही आएगी लोड को। अगर फील्ड कट जाए किसी कारण से तो यह लैंप, ये लोड में कोई विद्युत धारा, फिर फील्ड कट जाएगी तो जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात, अगर लोड डिस्कनेक्ट हो जाए तब क्या होगा, लोड डिस्कनेक्ट हो जाए तो आर्मेचर आप घुमाते रहिए ऐसे हवा में, क्या होगा, कुछ नहीं, कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। रीजन क्या है कि लोड अगर आप हटा देते हैं, ये लोड हटा दीजिए, कोई लोड ना जोड़िए, अभी टर्मिनल पे ऐसे खाली है, खाली टर्मिनल पर क्या होगा, परिपथ अपूर्ण रहेगा। जब परिपथ अपूर्ण है तो ये आर्मेचर घूम तो रहा है लेकिन ये फील्ड जो है एनर्जाइज नहीं है, फील्ड एक्साइट ही नहीं है। फील्ड में मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं पैदा हुआ है, क्योंकि भाई फील्ड में जब तक धारा नहीं बहेगी तब तक फील्ड में कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं। धारा बहने के लिए परिपथ पूर्ण करना चाहिए, तो परिपथ पूर्ण ही नहीं है, तो ये आर्मेचर घूमता रहेगा और जो है कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में, जब लोड कनेक्ट नहीं होगा तो। अच्छा, लोड आप लगा दिए, अगर चलिए हमने ऐसे ये लैंप को जोड़ दिया, अगर हमने लैंप लगा दिया, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, चलिए इस तरह जोड़ दिए। तो लैंप अगर हमने लगा दिया तब ये परिपथ पूर्ण हो गया, और जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा इसमें से धारा का प्रवाह होने लगेगा और यह चुंबकीय क्षेत्र अपना, या फील्ड अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगी और आर्मेचर इसकी बल रेखाओं को काटेगा, जिसके कारण आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होगा और धारा का प्रवाह भी होगा। ये इतनी बात हो गई। अब इसमें एक कंडीशन और बताई जाती है, पढ़ लीजिए, बताएं फिर। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। ये आपको समझ में आया क्यों मोटे तार की, क्योंकि लोड अगर ज्यादा आप देंगे तो ज्यादा करंट लोड लेगा, ज्यादा करंट लेगा तो वह ज्यादा करंट फील्ड से ही होके गुजरेगा, तो फील्ड उस करंट को वियर करने वाली भी होनी चाहिए, सह सके। पतले तार की होगी तो जल की जाएगी, टूट जाएगी वही जल की, तो इसलिए मोटे तार की बनाई जाती है। मोटे तार की रहेगी तो एक फायदा और रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो ये देखिए लिखा हुआ, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। यह पॉइंट भी आपका नोटेबल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फील्ड वाइंडिंग सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है, मोटे तार की या फिर पतले तार की होती है, तो ये आपको बताना है, मोटे तार की तथा कम लपेट वाली। ये भी पूछा गया है, कम लपेट या ज्यादा लपेट। तो संट में क्या होता है, ज्यादा लपेट रखा जाता है पतला तार, और सीरीज फील्ड में मोटा तार कम लपेट। चलिए तो आगे देखिए, जिससे जनरेटर का कुल प्रतिरोध कम रहता है। आर्मेचर में आप जानते हैं कॉपर की वाइंडिंग की जाती है और मोटे तार की वाइंडिंग होती है आर्मेचर में, हमेशा जान लीजिए। रीजन क्या है कि आर्मेचर ही लोड जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे, सारा लोड तो झेलना आर्मेचर को ही है, क्योंकि करंट तो यही पैदा कर रहा है। तो आर्मेचर में ऑलरेडी मोटे तार की वाइंडिंग की जाती है। तो आर्मेचर क्या करता है कि ज्यादा करंट, जितना उसकी क्षमता होगी जनरेटर की, उतनी कैपेसिटी की करंट को वियर कर लेगा। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी कम रहता है, और फील्ड भी हमने मोटे तार की
लगा दिया तो उसका भी रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इस तरह से बोला जाता है कि सीरीज जनरेटर का कुल रेजिस्टेंस जो होता है अन्य जनरेटरों की अपेक्षा कम रहता है। यही लिखा गया है यहाँ पर, जिससे सीरीज जनरेटर का कुल प्रतिरोध कम रहता है। इस जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना लोड संयोजित किए फील्ड का परिपथ अपूर्ण रहेगा और फील्ड में धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिसके कारण फील्ड में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा, फलतः आर्मेचर ईएमएफ उत्पन्न नहीं करेगा। यही जो हमने अभी समझाया कि अगर लोड आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो फील्ड का परिपथ जो है वो अपूर्ण रहेगा और फील्ड में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए उस टाइम कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस जनरेटर को, सीरीज जनरेटर को, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कई बार कि सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाना चाहिए या फिर लोड के साथ। तो आपको यह बताना है कि विथ लोड के साथ चलाना है, विदाउट लोड नहीं चलाना है। तो रीजन पूछ लिया कि क्यों नहीं चलाना है विदाउट लोड, तब आप बता देंगे कि बिना लोड के अगर चलाएंगे तो उसकी फील्ड वाइंडिंग एक्साइट नहीं होगी, फील्ड वाइंडिंग का परिपथ पूर्ण नहीं होगा, जिसके कारण फील्ड वाइंडिंग एक्साइट नहीं होगी और आर्मेचर घूमता तो रहेगा लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगला है, इस जनरेटर को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए, क्योंकि लोड के परिवर्तन से परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान परिवर्तित होता है, जिससे फील्ड का एक्साइटेशन भी परिवर्तित होगा, फलतः जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लोड को बार बार कम ज्यादा नहीं करना है, आपको सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर चलाना है। दो कंडीशन आप याद करिए। पहला कंडीशन, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना है, बिना लोड के चलाएंगे तो विद्युत वाहक बल पैदा ही नहीं होगा। दूसरा, सीरीज जनरेटर को लोड पर अगर चला रहे हैं तो नियत लोड पर चलाना है, ऐसा नहीं कि लोड कम ज्यादा करते रहिए। आप एक बार लैंप लगाए, एक हीटर लगा दिए, फिर एक फ्रिज लगा दिए, फिर पता लगाए फ्रिज हटा दिए, लैंप लगा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो है वह परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण जो उपकरण है वो खराब हो सकते हैं। वजह क्या है, अब आप लैंप लगाए हैं, अभी लैंप मान लीजिए, सपोज करिए लैंप जो है आपका 0.5 एम्पियर करंट ले रहा है, चलिए 0.5 एम्पियर करंट, ये 0.5 एम्पियर, यहाँ भी तो वही 0.5 एम्पियर बहेगी, सीरीज, ये हमारी सीरीज फील्ड है, इसमें भी ना। अच्छा, अभी हमने कहा चलो भाई एक फ्रिज, इसके साथ एक हीटर जोड़ दो, हीटर जोड़ दिए तो इसके साथ एक और हीटर जोड़ दिए हमने, ठीक है। तो चलिए इसी लोड के साथ पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं एक हीटर, चलिए यहीं से एक हीटर ऐसे जोड़ दिए इसी लोड के साथ पैरेलल में से, ये हीटर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये भी करंट लेने लगेगा, तो ये कितना करंट ले लेगा, अब हम बोल दिए, मान लो कि ये ले लिया 5 एम्पियर करंट, तो 5 एम्पियर करंट ले लिया तो क्या होगा कि अब 5 एम्पियर पहले था, 0.5 एम्पियर ये था, तो दोनों करंट जुड़ जाएगा ना। अभी कितना करंट हो जाएगा, 5.5 एम्पियर। तो यहाँ पर तो करंट बढ़ गया ना, हमारा सीरीज फील्ड में बहने वाली करंट बढ़ गई, 5.5, पहले 0.5 एम्पियर ही बह रही थी, अभी एक हीटर जोड़ते ही ये हो गई 5.5 एम्पियर, जिसके कारण सीरीज फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा अपना चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा कटने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक चुंबकीय क्षेत्र जब हो जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मींस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा कटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ टर्मिनल पर वोल्टेज ही बढ़ जाएगा तुरंत। अब आपका लैंप मान लो 250 वोल्ट का है, अभी क्या होगा, तुरंत यहाँ जो है पता लगा 400 वोल्टेज आने लगा, क्योंकि लोड बढ़ते ही सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ गया। सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ते ही क्या हो गया कि यहाँ का आर्मेचर द्वारा कटने वाला फ्लक्स बढ़ गया, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल बढ़ गया, और उत्पादित विद्युत वाहक बल बढ़ते ही मतलब क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया। तो ये लैंप फ्यूज हो सकता है उस कंडीशन में फिर, क्योंकि लैंप का रेटिंग हमने माना शुरू में 250, तो बढ़ जाएगा, फिर 400 वोल्टेज आने लगेगा तो फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए सीरीज जनरेटर को दो चीजें आपको याद रखनी है,
सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर चलाना है और सीरीज जनरेटर को विदाउट लोड नहीं चलाना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हमने इसको नोट कर दिया, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सीरीज जनरेटर को विदाउट लोड नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। क्यों नियत लोड पर चलाना चाहिए, क्यों विदाउट लोड नहीं चलाना चाहिए, सारा डिटेल बताया गया पीछे। आगे, सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित करने के लिए सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में एक डाइवर्टर रियोस्टेट संयोजित करते हैं। मतलब सीरीज जनरेटर द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब आप कम ज़्यादा जितना वोल्टेज आप चाहते हैं उतना वोल्टेज उत्पादित कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया एक आर्मेचर और ये कार्बन ब्रश लगा दिया, ये सब हो गया। अभी ये सीरीज फील्ड हो गई हमारी। चलिए ये आगे आ गई। इसमें क्या बोला, सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में एक डाइवर्टर रियोस्टेट संयोजित कर दिया जाएगा। तो एक डाइवर्टर रियोस्टेट सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित कर दीजिए। ये तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, यहाँ से लोड को सप्लाई चली गई। अच्छा, यहाँ से एक डाइवर्टर रियोस्टेट लगा दीजिए, ऐसे एक रियोस्टेट लगा दीजिए इस तरह से, ये और इसको ऐसे कर दिया। ये एरो लगा देने से क्या पता चला है कि ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही हम बोलते हैं डाइवर्टर रियोस्टेट। तो यह क्या करेगा, इसमें एक डाइवर्टर रियोस्टेट में एक पॉइंट, एक नॉब रहती है जिसको पकड़ के आप इसको आगे पीछे सरका सकते हैं। तो आगे पीछे जब पकड़ के सरका सकते हैं तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, डाइवर्टर रियोस्टेट लगाने से ये कैसे आपको यह कैसे पता चलेगा कि उत्पादित वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। इसको समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से देखिए, सपोज दैट यहाँ से करंट चलेगी, तो अब करंट को चलने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता तो ये फील्ड के थ्रू है, दूसरा रास्ता इस रियोस्टेट के थ्रू है। अब आपको ये पता है कि करंट सदैव सरल से सरल मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। जिस मार्ग पे रेजिस्टेंस कम होगा उसी मार्ग पे जाने का प्रयास करेगी। तो अब जो है क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस आप ज़्यादा रखेंगे इसका, तो करंट क्या करेगी, ज़्यादा करंट इधर से पास होगी, इधर से पास होगी तो ज़्यादा करंट फील्ड से जब पास होगी, फील्ड का तो आपको पता है कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस कम है क्योंकि मोटे तार की है। और इसका रेजिस्टेंस अगर आप थोड़ा बढ़ा दिए तो सारा का सारा करंट इधर से पास होगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आप फील्ड के रेजिस्टेंस से थोड़ा कम कर दिए तो क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर से जाएगी। तो जो करंट इधर से बढ़ गई वो तो सीधे आकर के इधर लोड को चली गई, तो फील्ड का एक्साइटेशन उस टाइम कम हो जाएगा क्योंकि फील्ड में बहने वाली करंट कम हो गई। फील्ड में बहने वाली करंट को चलने के लिए हमने दो मार्ग दे दिया, एक मार्ग इधर दे दिया, एक मार्ग इधर। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान कम करके ज़्यादा करंट अगर आप इधर से फ्लो करा देंगे तो ये फील्ड में करंट कम हो जाएगी, जिससे फील्ड का एक्साइटेशन कम हो जाएगा और जिसके कारण उत्पादित वोल्टेज घट जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ाना है इसके रेजिस्टेंस को आप बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा करंट इसमें से होकर के फ्लो होने लगेगी और आप फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्पादित वोल्टेज अधिक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वोल्टेज जितना मैक्सिमम वोल्टेज ये पैदा कर सकता है लोड लगाने पर, मैक्सिमम लोड लगाने पर जितना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है उससे आप कम ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। रियोस्टेट लगा करके, रियोस्टेट लगा करके केवल आप वोल्टेज को कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं मैक्सिमम लोड पे। मैक्सिमम लोड पे जितना वोल्टेज पैदा कर सकता है उससे वोल्टेज को कम करने के लिए, मान लीजिए मैक्सिमम लोड पर 400 वोल्टेज पैदा कर रहा है तो आपको 350 चाहिए, 220 चाहिए, 150 चाहिए, तो ये इस रियोस्टेट के थ्रू कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो ये रियोस्टेट, इसको हमने लिखा है डाइवर्टर रियोस्टेट। डाइवर्टर रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब ही होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब होता है परिवर्तीमान प्रतिरोधक, लेकिन डाइवर्टर का मतलब हो गया डाइवर्ट। जैसे आप लोग देखे होंगे
जब हाईवे बनता रहता है तो हाईवे पे जब चलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, देखिए आगे लिखा रहता है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब रास्ता अब वहां से डाइवर्ट किया गया है, रास्ता चेंज करिए, अपना ट्रैक चेंज करिए, दूसरे ट्रैक पे जाइए, डाइवर्जन है। तो उसी का वर्ड है डाइवर्टर। डाइवर्टर क्या कर रहा है, रास्ते ट्रैक दूसरा रास्ता दे रहा है, करंट को चलने का एक रास्ता और दे रहा है, इधर से आइए, जितनी करंट जाने देगा उतना करंट इधर से जाएगी, बाकी करंट इधर से जाएगी। तो ये डाइवर्टर है, माने डाइवर्टर इसीलिए इसको लिखा गया यहाँ पर कि डाइवर्ट कर दे रहा है, करंट को चलने के लिए एक दूसरा पाथ प्रदान कर रहा है। पाथ मतलब रास्ता। तो चलिए ठीक है, इसके बाद थोड़ा कुछ और इसमें देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा। सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मतलब टोटल लोड करंट कितना होगी ये हमको पता करना है। सपोज दैट यहाँ ये आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस को हम लिख लेते हैं RA। ठीक है, आर्मेचर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये फील्ड है तो फील्ड के रेजिस्टेंस को हम लिख लेते हैं R। कौन सी फील्ड है ये, सीरीज फील्ड है ना, तो SC लिख देते हैं, RSC सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। इसको यहाँ पर लिख दीजिए FSC सीरीज फील्ड। इसका रेजिस्टेंस हो गया RSC। और ये तो लोड है, तो लोड का रेजिस्टेंस जो है वो हो गया आपका RL। तो यहाँ हमने लिख दिया RL, ये हो गया लोड का रेजिस्टेंस। अब करंट जो है वो आर्मेचर के करंट को हम डिनोट करेंगे IA से, IA, या इसके अंदर में लिख देते हैं आर्मेचर करंट जो पैदा करेगा, ये IA करंट मान लीजिए पैदा करता है। तो वो क्योंकि तीनों चीजें सीरीज में होती हैं, लोड और सीरीज फील्ड और आर्मेचर तीनों सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए आर्मेचर करंट जो ये IA है वही IA यहाँ भी होगी, ISC में भी। माने आप लिख सकते हैं कि ISC इज इक्वल टू IA, क्योंकि श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो जो करंट आर्मेचर में फ्लो होगी वही सीरीज फील्ड में जुड़ेगी, इसलिए ISC का मतलब सीरीज फील्ड का करंट बराबर आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो चलिए इसके बाद लोड में कौन सी करंट चलेगी, लोड भी श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है, तो लोड में जो करंट चलेगी वो हो जाएगी हमारी IL, इसको हम मान लेते हैं IL। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, IL बराबर भी हमारा भाई हो जाएगा IA। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन सीरीज जनरेटर IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL, माने तीनों चीजें सेम रहेगी। अच्छा, अगर आपको निकालना हो ऐसे लोड करंट IL कैलकुलेट करना हो तब क्या करेंगे, लोड करंट IL बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, B/R होता है, ये आपको फार्मूला पता है, I बराबर B/R। तो भाई चाहे लोड करंट पता करो, चाहे सीरीज फील्ड करंट पता करो, चाहे आर्मेचर करंट, एक ही बात है। तो कोई ये करंट पता करना है आपको IL बराबर, तो क्या करेंगे, B/R वाला फार्मूला लगाइए। I बराबर B/R होता है, तो B क्या होगा, B का मतलब क्या हुआ, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो उसको आप लिख देंगे EG। G का मतलब जनरेट, उत्पन्न होने वाला, EG अपान फिर क्या लिखेंगे, I बराबर B/R टोटल रेजिस्टेंस आप लिख दीजिए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA प्लस सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस RSC प्लस क्या है, लोड का रेजिस्टेंस RL। ये तीनों करके इस तरह से आप भाग दे दीजिए तो IL निकल जाएगा। IL निकल जाएगा आपका, तो वही ISC होगा, वही IA होगा, मतलब तीनों चीजें तो सेम है ही। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको मिल जाता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए, तो आप अगर इसको जानते रहेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत है भाई, तीनों सीरीज में है, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, IA बराबर ISC बराबर IL। एक बात, दूसरा IL या IA या ISC निकालना है कुछ, तो बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। B का मतलब जो जनरेटर उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न वोल्टेज, यहाँ B नहीं लिख रहे हैं हम, E लिख रहे हैं, E मतलब EMF, और G मतलब जनरेट, उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होने वाला का मतलब जो उत्पन्न होता है वह मिलता नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, यहाँ जो उत्पन्न होता है वो जनरेट वोल्टेज होता है।
तो जनरेट वोल्टेज तो ज्यादा होता है, लेकिन सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है हमको, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज कम होता है। तो यहाँ पर आपको जो करंट पता करना है इस सर्किट का टोटल, तो जनरेट कितना हो रहा है Eg बटा इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, तो पता चल जाएगा आपको इस सर्किट में बनने वाला कुल करंट क्या है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, सीरीज जनरेटर में अभी हमने लिख दिया डायरेक्ट एप्लीकेशन उपयोग, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ और बचा नहीं है समझाने के लिए। आई थिंक अगर कुछ बचा होगा तो फिर पिछली आगे की क्लासों में ले लिया जाएगा, लेकिन आई थिंक बचा नहीं है। सीरीज जनरेटर का उपयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। तो बहुत डीसी ट्रांसमिशन लाइन जो है यूज की जाती है, पहले आपके शहरों वगैरह में भी डीसी ट्रांसमिशन लाइन यूज की जाती थी, लेकिन अब तो सब एसी ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन हाँ, बड़े जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं बहुत अधिक वोल्टेज वाली, वो सब डीसी ट्रांसमिशन होती हैं, ठीक है। तो 400 kV के ऊपर की जो लाइंस होती हैं वो सब डीसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। तो आप देख लीजिएगा, डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कोई टाइम एक अलग से क्लास में बताएंगे इसको डिटेल्स में आपको। तो डीसी ट्रांसमिशन, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि एसी ट्रांसमिशन ज़्यादा फायदेमंद है डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में, तो जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे डीसी ट्रांसमिशन एसी ट्रांसमिशन, तब आपको समझ में आएगा कि हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए डीसी ट्रांसमिशन ही ज़्यादा अच्छा है। खैर ठीक है, तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए लाइन में क्या होता है, सीरीज जनरेटर को जोड़ दिया जाता है, तो जो कि बूस्टर का काम करता है, बूस्ट कर देता है। जैसे आप कि मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है तो आप क्या करते हैं, जाके कहते हैं डीप डिस्चार्ज होगी, इसको बूस्ट करा दो। बूस्ट कर देने मतलब बढ़ा देने का, वोल्टेज को बढ़ा देना, ठीक है। या उसमें देखिए आप जो है डिश टीवी वगैरह की जो केबल आती हैं, केबल में जो छतरी वाले होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों घरों में, तो वो बीच बीच में बूस्टर लगा के रखते हैं। वो बूस्टर क्या करता है, जो सिग्नल कम हो जाता है तो उसको बूस्ट कर देता है। तो यहाँ भी जब वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जब वोल्टेज कम हो जाएगा, तो उस वोल्टेज को कम हुए वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए बूस्टर का उपयोग किया जाएगा, यानी कि सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे जो है हम एक पॉइंट इसमें ये बता रहे हैं, जैसे ये फिगर हम बनाए थे, ये सीरीज जनरेटर ए भी है, सीरीज जनरेटर ए भी है, दोनों फिगर सेम है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह का फिगर दिखेगा। ये फिगर मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी समझ में आता है, इसलिए मैंने इसको बना के बताया आपको। ये फिगर भी बनाया हूँ, इसमें भी क्या है, फील्ड को कुल मिला के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ना है। आप दोनों फिगर को कंपेयर कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम फिगर है। अगला पॉइंट ये है सीरीज जनरेटर का विशेषता वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सीरीज जनरेटर। तो इस क्लास में ये पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास आधे घंटे से अधिक वीडियो बनाने का रिकॉर्डर नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए अलग से एक क्लास ले लूंगा, 10-15-20 मिनट की जो भी होगी, सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व का रहेगा एक वीडियो, इसके बाद आगे शंट जनरेटर आने वाला है आपका। तो पढ़ाई करिए अच्छे से, तैयारी कर दिए, और लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो खूब अच्छे से अपने सिलेबस को रेडी कर लीजिए, ताकि